आज हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट जुड़े हैं वो एक बेस्ट ऑफ द लीगल एक्सपर्ट तो है ही, साथ में ही बहुत सारे एनजीओज के प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है लेटेस्ट एक्ट्स एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र स्टेट, और वो एक हास्य व्यंग कवि भी है। तो स्वागत करते हैं मुंबई के रिनाउंड लॉ फर्म इंद्रपाल बी सिंह कंपनी के फाउंडर इंद्रपाल सिंह जी का। हेलो सर। थैंक यू सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक लीगल एक्सपर्ट होने के बावजूद आप में कवि होने का इंटरेस्ट कहाँ से जागा? मतलब कविता और कानून, इतने दोनों कॉन्ट्रास्ट फील्ड आप कैसे मैनेज करते हैं? कविता और कानून ये दो चीज़ ज़रूर है, लेकिन जो कानून है वो दिमाग से लड़ना पड़ता है और दिमाग का उपयोग उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक कविता का सवाल है, वो जब तक हृदय से आवाज़ नहीं आती है और आपके हृदय की आवाज़ आपके दिमाग से निकल के फिर कलम चलनी चाहिए, तब कविता बनती है। और अपने देश के हालात, अपने देश के नेताओं के बारे में जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो कविता निकलती है। और इस तरह से मैं कवि बना और मैंने कई हास्य कविताएं लिखी। मुझे एक कविता है सब नेता बनो, उसमें मुझे हास्य कवि का अवार्ड भी मिला था। अरे वाह! तो सर आप वो कविता हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल। कविता का शीर्षक है सब नेता बनो। हमने सोचा हम भी कोई प्रोफेशन कर लें, हमने सोचा हम भी कोई प्रोफेशन कर लें। सुझाव मिला क्यों ना इलेक्शन लड़ लें, सुझाव मिला क्यों ना इलेक्शन लड़ लें। शायद चुन के नेता बन जाएं, शायद चुन के नेता बन जाएं। व्यक्तिगत सारी समस्याएं हल हो जाएं, व्यक्तिगत सारी समस्याएं हल हो जाएं। सामाजिक समस्या तो अटल रहेगी, सामाजिक समस्या तो अटल रहेगी। ये बेरोजगारी और गरीबी सदा बनी रहेगी, ये बेरोजगारी और गरीबी सदा बनी रहेगी। इनको हटाने के हम नारे लगाएंगे, इनको हटाने के हम नारे लगाएंगे और बस चंद ही दिनों में हम पॉपुलर हो जाएंगे, बस चंद ही दिनों में हम पॉपुलर हो जाएंगे। एक दल के कमज़ोर होते ही दूसरे में जाएंगे, एक दल के कमज़ोर होते ही दूसरे में जाएंगे। अजी दीन ईमान सब बिक जाए पर कुर्सी तो बचाएंगे, अजी दीन ईमान सब बिक जाए पर कुर्सी तो बचाएंगे। सुना है मर जाने के बाद नाम ही बचता है, सुना है मर जाने के बाद नाम ही बचता है। रिश्वत तो क्या चारा भी खा जाओ तो भी बचता है। लालू प्रसाद, रिश्वत तो क्या चारा भी खा जाओ तो भी बचता है। पिछले 30 सालों का किराया ऑफिस का बचता है। घर से बहू को निकाल दो तो नाम और भी बढ़ता है, घर से बहू को निकाल दो तो नाम और भी बढ़ता है। कुफ्र और कयामत तक बस नाम ही चलता है, कुफ्र और कयामत तक बस नाम ही चलता है। शोहरत तो मिलेगी हम नाम भी कमाएंगे, शोहरत तो मिलेगी हम नाम भी कमाएंगे। बेइज्जती और बेआबरू की सेज पर हम भी शहीद हो जाएंगे, बेइज्जती और बेआबरू की सेज पर हम भी शहीद हो जाएंगे। अब ये प्रोफेशन मैं ज़रूर करूँगा, अब ये प्रोफेशन मैं ज़रूर करूँगा। जेब को अनाज से और पेट को चारे से भरूँगा, जेब को अनाज से और पेट को चारे से भरूँगा। मजा ले किसी की मांगे किराया 30 साल तक नहीं भरूँगा, मजा ले किसी की मांगे किराया 30 साल तक नहीं भरूँगा। संत बन धर्म को बदनाम कर राजनीतिक में प्रवेश करूँगा, संत बन धर्म को बदनाम कर राजनीतिक में प्रवेश करूँगा। इसमें हर बात में पब्लिसिटी होती है, इसमें हर बात में पब्लिसिटी होती है। गौर फरमाइएगा, इसमें हर बात में पब्लिसिटी होती है। पब्लिक भी अपनी होती है और सिटी भी अपनी होती है। अब ये धंधा मैं ज़रूर करूँगा, अब ये धंधा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि लीडरी में दौलत है, लीडरी में दौलत है, लीडरी में शोहरत है। कौन कहता है बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो सकती, कौन कहता है गरीबी मिट नहीं सकती? हम तो कहते हैं मुल्क में सब नेता बनो, हम तो कहते हैं मुल्क में सब नेता बनो। सारे धंधे छोड़ दो, सब इलेक्शन लड़ो, सारे धंधे छोड़ दो, सब इलेक्शन लड़ो। बेरोजगारी अपने आप खत्म होगी, गरीबी अपने आप मिटेगी। वाह सर, आप लीगल एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन कविता में भी एक्सपर्ट है। मन तो करता है कि आपकी 3-4 कविताएं और सुने, लेकिन हमारे कॉलर लाइन पे है। आइए देखते हैं उनका क्वेश्चन क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीम्ड कन्वेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? ओके। डीम कन्वेंस जो है वो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। पहले तो अपनी ही सोसाइटी से हमें कई डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, जैसे कि अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो सोसाइटी रजिस्टर है जैसे, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा हमको। सेकंड, लिस्ट ऑफ मेंबर्स,
इसमें फ्लैट वाइज सभी मेंबर्स के पूरे नाम, जो कि बोनाफाइड मेंबर है सोसाइटी के, उनके नाम लेने पड़ते हैं। फिर उनके सबके शेयर सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ते हैं। शेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको उन सब का एग्रीमेंट लेना पड़ता है। एग्रीमेंट जब आप लेते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि वो एग्रीमेंट रजिस्टर है या नहीं। डीम कन्वेंस तब होगा जब आपके मेंबर का एग्रीमेंट रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी उसको, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी उसको। कई बार लोग जो चौल से एक बिल्डिंग में आते हैं और बिल्डर चौल खरीदता है और बाद में वो एक बिल्डिंग में उनको टेनेंट लोगों को फ्लैट देता है, तो वो लोग कई बार स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए जितने भी मेंबर्स हैं उन सब ने स्टैम्प ड्यूटी भरना आवश्यक है। उनकी स्टैम्प ड्यूटी परफेक्ट होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। ये सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स में आया। सोसाइटी को और एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है जो डेवलपर या बिल्डर है आपका, उसका एग्रीमेंट जो पार्टनर से हुआ है या जो लैंडलॉर्ड से हुआ है, तो उसकी पार्टनरशिप डीड लगती है आपको। सोसाइटी को जिसने बनाया, जिस बिल्डर ने सोसाइटी को बनाया, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग को कंप्लीट किया, उसका भी एग्रीमेंट सोसाइटी के पास होना चाहिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट सोसाइटी के पास होना चाहिए कि जब भी डेवलपर को एग्रीमेंट किया गया उस वक्त लैंडलॉर्ड जिंदा था या नहीं। अगर लैंडलॉर्ड जिंदा नहीं था तो उसके लीगल हेयर्स ने विल सबमिट किया है, उसके लीगल हेयर ने प्रोबेट सर्टिफिकेट सबमिट किया है, और उसके बाद वो जो एग्रीमेंट किया है वो, और लैंडलॉर्ड का डेथ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट हुए जो सोसाइटी से आपको कलेक्ट करना है। अच्छा। इसके बाद आपको कलेक्ट करना है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से। वो है 712 एक्सट्रैक्ट, जिसमें प्रॉपर्टी का नाम होता है कि ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। 7/12 का उतारा जिसे हम कहते हैं, 7/12 का उतारा जो है वो प्रॉपर्टी का मालकाना हक बताता है। 6/12 उतारा, उसमें उसके ऑर्डर्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र हुई। तो 7/12 उतारा, 6/12 उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड इज ए फाइनल डॉक्यूमेंट। ये जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है, जब भी NA हो जाता है आपका, नॉन एग्रीकल्चर हो गया, प्लॉट एग्रीकल्चर नहीं रहा, आपने NA टैक्स भर दिया, NA कन्वर्ट हो गया, तो प्रॉपर्टी टैक्स में नाम चढ़ता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट है। सिटी सर्वे प्लान, लेआउट प्लान, और उसके बाद में आपको ये देखना है कि लेटेस्ट असेसमेंट कितना पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया है, उसकी एक रसीद लगती है आपको। तो ये लैंड रेवेन्यू से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं BMC से। अभी BMC क्या क्या डॉक्यूमेंट देती है। BMC जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डर एक प्लान पुटअप करता है BMC के सामने। BMC उस प्लान को अप्रूव करती है। जब BMC उस प्लान को अप्रूव करती है तो उस पर स्टैम्प लगाकर, वो अप्रूव्ड लिखकर सिग्नेचर करके वो प्लान बिल्डर के आर्किटेक्ट और बिल्डर को हैंड ओवर करती है। तो सोसाइटी को ये देखना है कि BMC के पास से उसे BMC अप्रूव्ड प्लान मिलेगा, जिसमें कितनी FSI बिल्डर ने यूज़ की है हर फ्लैट के लिए और बिल्डिंग के लिए। तो पहला बिल्डिंग का अप्रूव्ड प्लान लेना है, फिर IOD लेना है। IOD क्या है? इंटीमेशन ऑफ IOD, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल। बहुत से कंडीशन, 50 एक कंडीशन होते हैं जो एक बिल्डर को कंप्लाई करने पड़ते हैं बिल्डिंग बनाने के पहले। तो IOD भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। IOD के बाद CC, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। बिल्डिंग का काम चालू करने के लिए BMC बिल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है, उसे कहते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट बिल्डर लेता है तो काम चालू होता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का काम चालू हुआ, आपकी बिल्डिंग पूरी बन गई, तो उसके बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो BMC से आप लेते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बिल्डर ही लेता है। और उसके बाद में OC यानी कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको अधिकार है फ्लैट ऑक्यूपाई करने का, फ्लैट में रहने का, और बिल्डर को अधिकार है पोजीशन देने का। अब ये 24 डॉक्यूमेंट मैंने आपको गिनाए, और इसके बाद में आता है सर्च रिपोर्ट। सर्च रिपोर्ट बाय आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट एक सर्च रिपोर्ट देता है बिल्डिंग की, वो डीम कन्वेंस के लिए अति आवश्यक है।
और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे जैसे एडवोकेट जो है उसको टाइटल सर्टिफिकेट देते हैं। टाइटल सर्टिफिकेट, फ्रेश टाइटल सर्टिफिकेट, यानी ये बिल्डिंग में कोई मॉर्गेज नहीं है, लोन नहीं है, गिफ्ट नहीं है, लियन नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिल्डिंग क्लियर है, इसका टाइटल मार्केटेबल है, टाइटल एकदम से क्लियर है। तो टाइटल अगर क्लियर होगा तो आपका डीम कन्वेंस होगा, नहीं तो कन्वेंस नहीं होगा। तो टाइटल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगता है। ये सब चीज़ें मिलाकर आप सबमिट करते हैं डीडीआर के यहाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर रजिस्ट्रार के यहाँ, आपको ये सब सबमिट करना होता है। ये सबमिट करने के बाद 6 महीने के अंदर 2 या 3 हियरिंग होती है। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि है, मिस्टेक्स है, ऑब्जेक्शंस है, तो वहाँ के डिपार्टमेंट में आपको बुला के पहले वो डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कराया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी भरी है कि नहीं मेंबर ने, कोई डॉक्यूमेंट आपने मेंबर का गलत सबमिट कर दिया है क्या, टाइटल सर्टिफिकेट आपका बराबर है क्या, आपका बीएमसी का सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं डीम कन्वेंस के लिए। ये सबमिट करने के बाद में ऑब्जेक्शन रिमूव, ये एक स्टेज है, ऑब्जेक्शन रिमूव किया जाता है। ऑब्जेक्शन रिमूव होने के बाद में आपकी हियरिंग चालू होती है। फिर हियरिंग में वकील जाकर अपना पक्ष रखता है कि हमें कन्वेंस क्यों मिलना चाहिए, सोसाइटी को कन्वेंस क्यों मिलना चाहिए, हम हर चीज़ कंप्लाई कर रहे हैं, हम आपको हर चीज़ दे रहे हैं, हमने आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी की है। इस आधार पे 3 या 4 हियरिंग के बाद में आपको कन्वेंस मिलता है। इस प्रकार से डीम कन्वेंस मिलता है। सर लेकिन ये डीम कन्वेंस बहुत कम लोगों को मिलता है, तो उसका रीज़न क्या है? मेरा मानना ऐसा है कि डीम कन्वेंस का प्रोसीजर अब तक लोगों को क्लियर नहीं है, तो त्रुटियां रह जाती हैं और त्रुटियां वो कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी कि जैसे कि ऑब्जेक्शंस, जैसे मैंने बताया था कि एक स्टेज है, ऑब्जेक्शन रिमूव करना पड़ता है। तो जितने लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मैं समझता हूं कि उनमें से 50% लोग भी ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं कर पाते, और हियरिंग होना फिर उसके बाद का प्रोसीजर है, इसलिए हियरिंग भी नहीं होती और लोग क्लेम करते हैं या बोलते हैं या सरकार को दोष देते हैं कि डीम कन्वेंस हमें नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत भारी चीज़ है। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको गिनाए हैं, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके आप अप्लाई करते हैं और आपकी हियरिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको डीम कन्वेंस मिलेगा। तो आशा रखती हूँ कि डीम कन्वेंस के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखते हैं अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र चार्जेस कितने होने चाहिए और सोसाइटी कितना चार्ज कर सकती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बिना एजीएम के इसे अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। ट्रांसफ़र चार्जेस तब लगता है जब एक मेंबर फ्लैट बेचता है किसी दूसरे मेंबर को, नॉन मेंबर को। जब मेंबर अपना फ्लैट बेचता है किसी थर्ड पार्टी को और वो थर्ड पार्टी मेंबर बनना चाहती है, उस वक्त ट्रांसफ़र चार्जेस लगता है। अब ट्रांसफ़र चार्जेस कितना लगना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सोसाइटी की जो कमेटी है, ऐसी एक आम धारणा बन गई है कि वो लोग बिल्डिंग अपनी समझते हैं, वो अपना मालकाना हक समझते हैं और बाकी के लोग उनके टेनेंट है, इस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। अक्सर सोसाइटीज़ में झगड़े होते हैं, अक्सर सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं और लोग ट्रांसफ़र चार्जेस के ऊपर काफ़ी लड़ाई होती है, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं कि ट्रांसफ़र चार्जेस कितने होने चाहिए। ट्रांसफ़र चार्जेस के लिए एंट्रेंस फीस जो है वो 100 रुपये बाईलॉज में लिखी हुई है। हर सोसाइटी का बाईलॉज होता है और महाराष्ट्र सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट इसके हिसाब से एक बाईलॉज बनाया हुआ है, एक बाईलॉज को फॉर्मुलेट किया गया है, वो स्टैंडर्ड बाईलॉज है। अब उस बाईलॉज में हर चीज़ डिफाइन है और सोसाइटी इज गवर्न बाय द बाईलॉज। लोग कहते हैं ये सोसाइटी मैं चलाता हूँ, सेक्रेटरी कहता है सोसाइटी मैं चलाता हूँ, चेयरमैन कहता है सोसाइटी मेरे बाप की है, तो इस तरीके के कमेंट आते हैं। लेकिन सोसाइटी इज गवर्न बाय द बाईलॉज। अब ये बाईलॉज जो हैं इसमें लिखा होता है कि सोसाइटी क्या कर सकती है, उसके क्या अधिकार हैं, मेंबर्स के क्या अधिकार हैं, ये सब बातें होती हैं। तो ट्रांसफ़र चार्जेस के टाइम पे आपको 100 रुपीज़ एंट्रेंस फीस भरना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आपको एकदम ताज्जुब लगेगा कि ट्रांसफ़र फीस मात्र 500 रुपया है, सिर्फ 500 रुपया। इसके बाद एक और चीज़ आती है, प्रीमियम। हर सोसाइटी प्रीमियम चार्ज करती है।
ये प्रीमियम मनचाहा चार्ज होता है जहाँ जाकर झगड़ा होता है। प्रीमियम जो है वो डिसाइड करते हैं कि छोटे फ्लैट का 1 रूम किचन का 10,000 ले लो, 2 रूम किचन का 15 ले लो, 3 रूम किचन का 25 ले लो। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है 25,000 से ज़्यादा सोसाइटी चार्ज नहीं कर सकती है। डोनेशन इसमें जो होता है कई बार मांगते हैं, ये डोनेशन वॉलेंटरी होता है, आपको देना ना देना ये इच्छा आपकी होती है। एंट्रेंस फीस 100 रुपीज़ बायलॉज में डिसाइड हो गया। ट्रांसफ़र फीस जैसे कि मैंने आपको बताया और आप चौंक गए होंगे 500 रुपया, ये भी डिसाइड हो गया। अब जो मनचाहा चार्ज लेना है वो है प्रीमियम चार्जेस। प्रीमियम चार्जेस सोसाइटी अपने एजीएम में डिसाइड करती है। अब एजीएम में डिसाइड होता है कि 1 रूम किचन का 10,000, 2 रूम किचन का 15, 3 रूम किचन का 25, इस तरह का कुछ स्लैब बना सकते हैं वो। लेकिन उसके लिए उनको देखना होगा सर्कुलर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। इनके ऊपर एक चेक है। कॉर्पोरेशन जो है उनका एक सर्कुलर है, वो एक लिमिट है इनके ऊपर, वो एक लिमिट से ज़्यादा इनको जाने नहीं दे सकता है। ये मनचाहा ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं मांग सकते हैं। कई बार मैंने डिस्प्यूट देखा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी पेपर में आया है, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, कि उनसे मनचाहा ट्रांसफ़र चार्जेस मांगा गया। तो ये सोसाइटीज़ में होता है। लेकिन सोसाइटी के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं कि 25,000 से ऊपर प्रीमियम ना बढ़ाया जाए। और उसके अलावा ये सर्कुलर उनको चेक करता है, उनके ऊपर एक प्रकार का चेक है, उनके ऊपर एक प्रकार का वो विजिलेंस है कि आप इस सर्कुलर के बाहर नहीं जा सकते। और बिना एजीएम के सोसाइटी इसको अप्रूव कर सकती है या नहीं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी सेक्रेटरी, चेयरमैन, उनको नॉलेज नहीं होता है, बायलॉज उन्होंने पढ़े नहीं होते हैं, तो वो एक मेंबर को इतना रखड़ा देते हैं, एक मेंबर को इतना हैरेसमेंट कर देते हैं। आपका एक सिंपल ट्रांसफ़र है, आप ट्रांसफ़र के सारे फॉर्म भरते हो, ट्रांसफ़र पूरा कंप्लाई करते हो, उनको ट्रांसफ़र का आप चेक भी दे रहे हो, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद, एफिडेविट अंडरटेकिंग देने के बाद आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हो। सेक्रेटरी बोलता है एजीएम होगा तब देखूंगा। एजीएम साल में एक बार होता है, 18 महीने तक की उसकी लिमिट है। हर सोसाइटी कोशिश करती है कि 16 महीने 18 महीने के बाद ही हो। कोई भी 1 साल के अंदर एजीएम जल्दी तर नहीं लेता है, ज़्यादातर नहीं लेता है। तो मेंबर रखड़ जाता है, मेंबर को एक हरासमेंट हो जाता है। आपने फ्लैट आज लिया है, बॉम्बे में एक फ़्लैट लेना बहुत मुश्किल काम है, अपना एक घर होना बहुत मुश्किल है, फिर वो घर अपने नाम पे ट्रांसफ़र होना अति आवश्यक है, और उसके लिए एक आदमी को वेट करना पड़े कब एजीएम होगा और कब जाकर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगा, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। ये उसके ऊपर एक मेंटल टेंशन और मेंटल हैरेसमेंट है। इसके लिए सेक्रेटरी ने, चेयरमैन ने बायलॉज को स्टडी करना चाहिए। कमेटी को पावर है, एक कमेटी मीटिंग तुरंत बुलाना चाहिए और उस कमेटी मीटिंग में उसका ट्रांसफ़र इफेक्ट करना चाहिए। फ्लैट आउटगोइंग मेंबर के नाम से इनकमिंग मेंबर के नाम पे अगर उसने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं, चेक दिया है, तो उसके नाम पे वो इमीडिएट ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसको अप्रूवल एजीएम में लेना चाहिए। उसका अप्रूवल लेना आवश्यक है कि हमने ये फ्लैट फला आदमी के नाम पे ट्रांसफ़र किया। ए गया, उसकी जगह पे बी आया, बी को हमने तुरंत ट्रांसफ़र दे दिया, तो उसका एक मेंटल टेंशन चला गया कि मैंने जो फ्लैट खरीदा आज वो मेरे नाम पे है, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ और वो सारी सुविधाएं ले सकता हूँ जो एक मेंबर को मिलती हैं। नॉन मेंबर होने पे काफ़ी हरासमेंट और तकलीफ होती है। तो व्यूअर्स, इससे हमें भी पता चलता है कि ट्रांसफ़र फीस सिर्फ 500 रुपीज़ है और कोई भी सोसाइटी प्रीमियम चार्जेस 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकती है। आइए देखते हैं अगले कॉलर का क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी हाँ, बोलिए। जी, मेरा फ्लैट है और वो पिताजी के नाम पर है। पिताजी बहुत एज्ड हैं और जब सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं तो जब मैं अटेंड करता हूं तो सोसाइटी मुझे वो मीटिंग अटेंड नहीं करने देती, तो क्या ये जायज़ है? सोसाइटी को जब मीटिंग होती है तो जब वो आपको एक नोटिस देते हैं कि मीटिंग कब है। नोटिस के साथ में अपना एजेंडा सर्व करते हैं कि उसमें क्या क्या डिस्कस होगा। उसके साथ उन्होंने एक प्रॉक्सी फॉर्म भेजना चाहिए। हर सोसाइटी ने ये प्रॉक्सी फॉर्म भेजना चाहिए। ज़्यादातर ये प्रैक्टिस में नहीं है और सोसाइटी के लोग ये नहीं भेजते हैं और वो नॉन मेंबर आपको कहते हैं और आपको अटेंड करने नहीं देते हैं।
तो सोसाइटी ने प्रॉक्सी फॉर्म देना चाहिए। अगर सोसाइटी आपको प्रॉक्सी फॉर्म एजेंडा और नोटरी के साथ में नहीं भेज रही है तो आपको सोसाइटी के ऑफिस से प्रॉक्सी फॉर्म की मांग करनी चाहिए। अगर प्रॉक्सी फॉर्म फिर भी वो नहीं देते तो आपको आपके पिताजी से एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा और आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है एज ए प्रॉक्सी। एज ए प्रॉक्सी आप मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग में किसी भी रेजोल्यूशन के पास होने पे वोट नहीं दे सकते। मीटिंग में आप पार्टिसिपेट इस तरह से नहीं हो सकते कि आप डिबेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं पूछ सकते, किसी बात का आप जवाब नहीं दे सकते। आप बैठ के पूरी मीटिंग शुरुआत से अंत तक मीटिंग क्या हो रही है सिर्फ उस मीटिंग को सुन सकते हैं, मीटिंग को समझ सकते हैं, ताकि आपके पिताजी को वो मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सब आप कुछ बता सकें। तो एक प्रॉक्सी को अधिकार है, फैमिली मेंबर जो भी है वो मीटिंग अटेंड कर सकता है एज ए प्रॉक्सी और अथॉरिटी लेटर बाय दी मेंबर। और मीटिंग में सिर्फ आप वोट नहीं कर सकते, वो आपको रोक नहीं सकते। अगर सोसाइटी वाले आपको रोकते हैं तो ये इलीगल होगा और रोकने के ऊपर आप उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। चलिए, तो आपको आपका जवाब मिल गया। प्रॉक्सी फॉर्म भरिए और मीटिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू सर। आई एम श्योर कि आपके जवाबों से हमारे कॉलर्स को फ़ायदा हुआ है, और जो कॉलर्स हमसे जुड़ नहीं पाए या जो व्यूअर्स हमारा शो देख रहे हैं उनको भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा है ना? हम फिर आपसे मिलेंगे द लीगल एंगल शो में आपके लीगल प्रॉब्लम्स के लीगल सॉल्यूशंस लेकर। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है या आप अपने लीगल प्रॉब्लम्स हमसे पूछना चाहते हैं तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो गुड बाय, टेक केयर एंड बी लीगली फिट।